कैरेबियन सागर के बीच एक शानदार यॉट पर एक परिवार छुट्टियां मना रहा होता है। चारों तरफ नीला समंदर, हल्की हवा और शांत माहौल होता है। जूलिया यॉट के किनारे खड़ी होकर पानी को देखती है और तैरने का फैसला करती है। वह बिना ज्यादा सोचे पानी में कूद जाती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। वह आराम से तैरती है और पानी की ठंडक महसूस करती है। कुछ देर बाद उसे अपनी टांग के पास हल्का सा अजीब एहसास होता है, जैसे किसी ने छू लिया हो। वह नीचे देखने की कोशिश करती है, लेकिन साफ पानी में भी कुछ नजर नहीं आता। जूलिया खुद को समझाती है कि शायद पानी की लहरों की वजह से ऐसा लगा होगा। वह फिर से रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही एहसास दोबारा होता है, इस बार थोड़ा ज्यादा तेज। फिर भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब उसका दिल तेज धड़कने लगता है। घबराकर वह यॉट की तरफ तैरने लगती है। तभी अचानक कोई उसकी टांग को जोर से पकड़ लेता है। जूलिया डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी यॉट पर बैठकर हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त रहते हैं। जूलिया पानी के ऊपर रहने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट में उसके मुंह में पानी भरने लगता है और उसकी आवाज कमजोर पड़ जाती है। कुछ देर बाद टॉम को एहसास होता है कि काफी समय से जूलिया दिखाई नहीं दे रही। वह यॉट पर चारों तरफ देखता है और फिर पानी में उसे संघर्ष करते हुए देख लेता है। वह तुरंत बच्चों को आवाज देता है, यॉट को उस दिशा में मोड़ता है और बिना देर किए पानी में कूद जाता है। टॉम तेजी से जूलिया तक पहुंचता है और उसे संभाल लेता है। जूलिया पूरी तरह डर चुकी होती है। दोनों मिलकर यॉट की तरफ तैरते हैं। बच्चे उन्हें ऊपर खींच लेते हैं। जूलिया कांप रही होती है। पूरा परिवार उसे संभालता है। कुछ देर बाद जूलिया खुद को शांत करती है और कहती है कि शायद तेज लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। वह किसी को और डराना नहीं चाहती। शाम होते होते माहौल फिर थोड़ा सामान्य हो जाता है। रात को सब मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। केक काटा जाता है और कुछ देर के लिए सब डर भूल जाते हैं। इसी बीच कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। वह लैपटॉप लेकर यॉट के बाहर चली जाती है। कॉल पर उसका बॉयफ्रेंड घबराया हुआ दिखता है और बताता है कि शहर के ऊपर बहुत घने काले बादल छा गए हैं। अचानक कॉल अटक जाती है और स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कैसी ये बात परिवार को बताने आती है, लेकिन टॉम उसे समझाता है कि समुद्र के बीच सिग्नल कमजोर होता है, इसलिए कॉल में दिक्कत आई होगी। तभी सभी को दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब बाहर आकर देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक बड़ा झुंड उनके पास से गुजर रहा है। टॉम बच्चों को समझाता है कि व्हेल मछलियां धरती के मैग्नेटिक फील्ड के सहारे रास्ता ढूंढती हैं, लेकिन जब मौसम बिगड़ता है तो वे भटक जाती हैं। तभी अचानक यॉट जोर से हिलती है और बेन फिसल कर गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि कहीं यॉट के नीचे कुछ टकराया तो नहीं। वह डाइविंग गियर पहनकर नीचे जाकर चेक करने का फैसला करता है। कुछ देर बाद वह वापस ऊपर आता है, लेकिन उसके कंधे पर गहरा घाव होता है। जूलिया तुरंत फर्स्ट एड करती है और उसका जख्म सिलती है। टॉम बताता है कि पानी के नीचे उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा जीव उसके पीछे था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से कट लग गया। फिर भी उसका मन कहता है कि वहां कुछ बहुत बड़ा था। यॉट को भी काफी नुकसान हो चुका होता है। अब परिवार मदद के लिए रेडियो ट्राई करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कैसी भी फोन में नेटवर्क ढूंढती है, पर सब बेकार होता है। थोड़ी देर बाद यॉट पूरी तरह बंद हो जाती है और वे समुद्र के बीच फंस जाते हैं। यहीं से हालात धीरे धीरे और ज्यादा खतरनाक होने लगते हैं। जूलिया रेडियो पर बार बार कॉल करती है, लेकिन आवाज इतनी खराब होती है कि कुछ समझ नहीं आता। टॉम परिवार को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना और पानी बचा है, इसलिए उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। तभी अचानक रडार पर कुछ हलचल दिखाई देती है और एक अजीब सी गूंजती आवाज पूरे यॉट में फैल जाती है। सब लोग बाहर दौड़ते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं। उन्हें लगता है जैसे कई आग के गोले जमीन की तरफ गिर रहे हों। जहां जहां वे गिरते हैं वहां जोरदार धमाके होते हैं। एक आग का गोला उनके बहुत पास पानी में गिरता है। टॉम तुरंत यॉट को चालू करने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से स्टार्ट होता है, लेकिन तभी दूसरा गोला उसी इलाके में गिरता है। डर के मारे पूरा परिवार एक दूसरे को पकड़ लेता है। तभी टॉम को एहसास होता है कि ये उल्कापिंड नहीं, बल्कि आसमान से गिरते हुए सैटेलाइट्स हैं। उसी वक्त बेन नोटिस करता है कि यॉट से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है और साफ हो जाता है कि इंजन अब पूरी तरह खराब हो चुका है। हवा तेज होने लगती है, इसलिए परिवार यॉट के अंदर चला जाता है।
किसी को ध्यान नहीं रहता कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है। यॉट जोर जोर से हिलने लगती है। बेन फिर गिर जाता है और इस बार उसे चोट भी लगती है। बाहर लहरें लगातार यॉट से टकरा रही होती हैं। टॉम मुश्किल से बाहर जाकर लाइफ जैकेट्स लेकर आता है। तभी अचानक पूरी पावर चली जाती है। अंधेरे में घबराहट फैल जाती है। टॉम जल्दी से पावर बॉक्स दबाता है और लाइट वापस आ जाती है। उसी वक्त बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं और कैसी घबराकर सिंक के पास जाकर उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो पर लगातार कॉल करता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक एक तेज हाई पिच आवाज आती है और हवा और भी खतरनाक हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन एक हैच खुल जाता है और तेज हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है ताकि कोई मदद देख सके। कुछ ही देर बाद चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तेज तूफान पूरी रात चलता रहता है। अगली सुबह जब परिवार उठता है तो उन्हें यकीन नहीं होता कि वे जिंदा हैं। यॉट आधी तबाह हो चुकी होती है। जब वे बाहर निकलते हैं तो एक और बड़ा झटका उनका इंतजार कर रहा होता है। चारों तरफ समंदर का पानी गायब हो चुका होता है। यॉट अब सूखी जमीन पर फंसी होती है। सब लोग हैरान और डरे हुए होते हैं। कैसी नेटवर्क चेक करती है, लेकिन फोन बिल्कुल डेड होता है। बेन जमीन पर पड़े 2 मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास देखता है और समझ जाता है कि वह उल्टा घूम रहा है। वह बताता है कि ऐसा आखिरी बार लाखों साल पहले हुआ था। कैसी को लगता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड इस तबाही में मर गया होगा। वह टूट जाती है। जब जूलिया उसे संभालने जाती है तो कैसी उसे धक्का देकर दूर कर देती है और अकेले छुपने चली जाती है। जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाई चेक करते हैं। बेन अपने जन्मदिन के गुब्बारे एक पत्थर से बांध देता है ताकि शायद कोई और जिंदा इंसान उन्हें देख सके। टॉम एक बार फिर रेडियो ट्राई करता है। इस बार रेडियो पर किसी की आवाज आती है। वह आदमी अपना नाम नाव बताता है और कहता है कि वह एक सबमरीन का कैप्टन है। उसकी सबमरीन भी जमीन पर फंसी हुई है। वह कंफर्म करता है कि धरती के मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं, इसलिए समुद्र पीछे हट गया है। नाव बताता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुके हैं और उसने अब तक किसी और सर्वाइवर को नहीं देखा। वह यह भी कहता है कि पोल्स फिर से रिवर्स होंगे और शायद 1 हफ्ते में समुद्र वापस आ जाएगा। वह परिवार को चेतावनी देता है कि जब पानी वापस आएगा तो वह बहुत खतरनाक होगा, इसलिए उन्हें ऊंची जगह की तरफ जाना चाहिए। वह यह भी बताता है कि उसकी सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की ही जगह है। जूलिया और टॉम उसे बच्चों को बचाने की गुहार लगाते हैं। नाव उन्हें अपनी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स देता है। टॉम हिसाब लगाता है कि वहां पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे। वह परिवार से कहता है कि आज रात आराम कर लो, कल सुबह सफर शुरू करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि असली खतरा अभी शुरू ही हुआ है। अगली सुबह जूलिया, कैसी और बेन डर के साथ उठते हैं। पास में उस आदमी की लाश पड़ी होती है। उसके शरीर पर कई गहरे काटने के निशान होते हैं, जैसे किसी चीज ने उसे नोच लिया हो। तभी अचानक उसकी लाश के मुंह से केकड़े बाहर निकलने लगते हैं। यह देखकर तीनों कांप जाते हैं। जूलिया समझ जाती है कि इस इलाके में कोई बहुत खतरनाक चीज मौजूद है। वे बिना समय गंवाए वहां से निकल जाते हैं। जूलिया और कैसी मैप देखने लगती हैं कि सही रास्ता कौन सा है। इसी बीच बेन धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। जूलिया उसे रुकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन बेन एक छोटे तालाब के पास झुककर पानी पीने लगता है। जूलिया दौड़कर उसे खींच लेती है और समझाती है कि अनजान पानी पीना खतरनाक हो सकता है। धूप बहुत तेज हो जाती है। तीनों अपने सिर कपड़ों से ढक लेते हैं। बेन को चक्कर आने लगते हैं और वह कमजोर महसूस करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें कुछ टूटी फूटी कुर्सियां मिलती हैं। जूलिया और कैसी मिलकर उनसे एक छोटा सा अस्थायी शेल्टर बना लेती हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि वे रात यहीं बिताएंगे। रात शांत होती है, लेकिन सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज से जाग जाती है। बाहर जाकर देखती है तो केकड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। जूलिया तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों जान बचाकर दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते उन्हें एक विशाल कार्गो शिप दिखाई देता है। वे उस पर चढ़ जाते हैं। वहां 3 क्रू मेंबर जिंदा होते हैं। एक महिला उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं। वे परिवार को बाहर छोड़कर खुद कंटेनर बंद कर लेते हैं। केकड़े तेजी से पास आने लगते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है। जब वह खुद चढ़ने लगती है तो केकड़े उसके पैर को बुरी तरह काट लेते हैं। दर्द के बावजूद बच्चे उसे खींचकर ऊपर चढ़ा लेते हैं। कंटेनर के अंदर भी केकड़े घुस जाते हैं। क्रू मेंबर फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन केकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होती है।
वे 2 लोगों को मार देते हैं। आखिरी आदमी छत तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन केकड़े उसे भी नीचे खींच लेते हैं। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और दर्द से बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो चारों तरफ रेत का तूफान चल रहा होता है। वह खुद को अकेला पाती है और घबराकर बच्चों को ढूंढने लगती है। वह एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से बच्चों का नाम पुकारती है। कुछ देर बाद कैसी उसकी आवाज सुनकर लौट आती है। वह बताती है कि वह और बेन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर वे बेन से मिलते हैं, जिसे एक खुला कंटेनर मिल गया होता है। तीनों उसमें छुप जाते हैं और तूफान रुकने का इंतजार करते हैं। तूफान के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है, जिसमें बहुत सारी पानी की बोतलें होती हैं। वे राहत की सांस लेते हैं। पास पड़ी लाशों को चेक करते समय उन्हें एक रेडियो और एक बंदूक भी मिल जाती है। जूलिया रेडियो से नाव से संपर्क करती है और बताती है कि उनका मैप खो गया है। नाव उन्हें बताता है कि इस इलाके में आर्थ्रोपॉड्स नाम के खतरनाक जीव हैं, जो ऑक्सीजन की वजह से बहुत आक्रामक हो चुके हैं। वह उन्हें जल्दी आने की चेतावनी देता है, क्योंकि समुद्र उम्मीद से पहले वापस आने वाला है। नाव एक फ्लेयर फायर करता है। जूलिया, कैसी और बेन उसी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि आगे उनका सबसे बड़ा इम्तिहान इंतजार कर रहा है। नाव के फ्लेयर की दिशा में चलते हुए जूलिया, कैसी और बेन लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। लंबी दूरी तय करने की वजह से सब थक चुके होते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक टूटा हुआ टॉयलेट दिखाई देता है। बेन वहां रुककर पेशाब करता है और फिर तीनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें दूर से एक सबमरीन दिखाई देने लगती है। सबकी आंखों में उम्मीद जाग जाती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक खतरनाक चट्टानी रास्ता पार करना होता है। जैसे ही वे उस रास्ते पर चढ़ना शुरू करते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। अचानक एक भयानक रॉक स्लाइड हो जाती है। जूलिया तुरंत बच्चों को साइड में धक्का देती है और खुद भी पीछे हट जाती है। बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं और उनके बीच एक पत्थर की दीवार बन जाती है। जूलिया इस दीवार के एक तरफ फंस जाती है और कैसी बेन दूसरी तरफ। जूलिया बच्चों से कहती है कि वे बिना रुके आगे बढ़ें। वह चाहती है कि कम से कम उसके बच्चे बच जाएं, लेकिन कैसी रोते हुए मना कर देती है और कहती है कि वह अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ेगी। काफी बहस और चीख पुकार के बाद जूलिया बच्चों से वादा करती है कि वह किसी और रास्ते से उन्हें ढूंढ लेगी। मजबूरी में कैसी अपने भाई का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है। दोनों चट्टानों पर चढ़ते हुए सबमरीन की तरफ दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि नाव खून से लथपथ पड़ा है। वह मुश्किल से सांस ले रहा होता है। नाव बताता है कि आर्थ्रोपॉड्स ने उस पर हमला कर दिया था। वह समझ जाता है कि उसके लिए अब कुछ नहीं बचा है। वह बच्चों से कहता है कि वे सबमरीन ले लें, क्योंकि अंदर एक एक्स्ट्रा जगह है। इतना कहकर उसकी सांसें थम जाती हैं। कैसी अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ सकती। वह तुरंत वापस मुड़कर जूलिया को ढूंढने दौड़ती है। उधर जूलिया देखती है कि केकड़ों का बड़ा झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह बंदूक उठाकर फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ केकड़े मर जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। उसी वक्त कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और अपनी मां की तरफ हाथ बढ़ाती है। जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद पूरी ताकत लगाकर चढ़ना शुरू करती है। दर्द से वह चीखती है, लेकिन रुकती नहीं। कैसी की मदद से वह किसी तरह ऊपर पहुंच जाती है। तीनों फिर से सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन पहले ही ऊपर पहुंच चुका होता है और केकड़ों को रोकने के लिए फायरिंग करता है। केकड़े सबमरीन के शरीर तक पहुंचते ही उसे खाने लगते हैं। जूलिया बंदूक उठाकर तब तक फायर करती रहती है जब तक बच्चे अंदर नहीं चले जाते। जब गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वह बंदूक फेंक देती है और बच्चों के साथ अंदर घुस जाती है। वे जल्दी से हैच बंद कर देते हैं। बाहर हजारों केकड़े सबमरीन को घेर लेते हैं। तभी अचानक समुद्र तेजी से वापस आने लगता है। पानी की तेज लहरें सबमरीन को ऊपर उठाकर जोर जोर से पटकने लगती हैं। तीनों अपनी सीटों पर बैठकर बेल्ट बांध लेते हैं और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। तेज दबाव की वजह से जूलिया को पूरी यात्रा की झलकियां दिखने लगती हैं। कैसी उल्टी कर देती है। फिर वही तेज हाई पिच आवाज गूंजती है और तीनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जूलिया की आंख खुलती है। वह जिंदा होती है। कैसी और बेन भी होश में आ जाते हैं। तीनों राहत की सांस लेते हैं। जूलिया धीरे से हैच खोलती है। बाहर का नजारा देखकर वे हैरान रह जाते हैं। सबमरीन एक तबाह हो चुके शहर में आकर रुकी होती है। चारों तरफ टूटी इमारतें और पानी भरा होता है, लेकिन वहां जीवन के निशान दिखाई देते हैं। तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं।
उन्होंने सब कुछ खो दिया होता है, लेकिन एक दूसरे को नहीं। अब उनके पास फिर से जीने की उम्मीद होती है और इसी उम्मीद के साथ उनकी कहानी खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।